एक बार पूछा था कि किस अभियान में बलवन को सबसे अधिक बेनिफिट होगा, तो यही है। इस अभियान में बलवन को इतने अधिक घोड़े मिल गए कि बाजार में घोड़ों का मूल्य गिर गया। मांग का नियम कितने लोग पढ़े? मांग, डिमांड, मांग और पूर्ति एक शब्द आता है, सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। इन दोनों में इतना घनिष्ठ संबंध होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ जाएगा। जैसे मान लो इसी में कुछ वस्तुएं हैं जो इकोनॉमिक्स में सर पढ़ाए होंगे, प्रतिस्थापन वस्तुएं, वस्तुओं का प्रकार जब इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है तो उसमें एक प्रकार आता है प्रतिस्थापन, एक होता है स्थानापन। स्थानापन का मतलब ये होता है कि कुछ वस्तुएं एक दूसरे का स्थान ले लेती हैं। जैसे मान लो कि मार्केट में चीनी का मूल्य बढ़ गया, चीनी का मूल्य बढ़ गया तो चीनी का मूल्य क्या हो जाएगा, चीनी की डिमांड कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। मान लो एक वस्तु है चीनी और इसको हम देखेंगे कि मूल्य बढ़ गया, मूल्य बढ़ गया तो चीनी का उपभोग क्या होगा, उपभोग गिर गया, अपने आप उपभोग गिर जाएगा। ऐसी कंडीशन में उपभोक्ता कहाँ जाएगा, किसी न किसी ऐसे वस्तु की तरफ जिसमें चीनी जैसा मिठास हो। वो तो उससे भी ज्यादा तो मिल गया गुड़, उससे भी ज्यादा महंगा। अब क्या होता है, वो गुड़ की तरफ भागेगा। अब क्या होगा, गुड़ का डिमांड बढ़ जाएगा, बढ़ गया कि नहीं डिमांड। चीनी का मूल्य बढ़ा, उपभोक्ता जो चीनी खरीद नहीं पा रहा है एक वर्ग, वो भागेगा किधर, गुड़ की तरफ। गुड़ का डिमांड, मांग अपने आप बढ़ गया, और जब गुड़ का मांग बढ़ गया तो गुड़ का मूल्य क्या होगा, मूल्य भी बढ़ जाएगा। ऐसी वस्तु को हम कहते हैं स्थानापन्न वस्तु। वही यहाँ पे भी हुआ, बाजार में घोड़ों का मूल्य गिर गया, इतने अधिक घोड़े मिल गए कि बाजार में सप्लाई अधिक हो गई तो डिमांड कम, और जब डिमांड कम तो मूल्य गिर जाएगा। इसी में मुद्रास्फीति आ जाती है। स्फीति कब होती है, मार्केट में पैसा ज्यादा आ जाएगा सर। स्फीति का मतलब ये होता है मुद्रा का मूल्य घट जाता है, मुद्रा का मूल्य घट जाएगा। माचिस 50 पैसे में मिल रहा था, स्फीति आ गई तो लोगों के पास इतना पैसा आ गया कि बच्चे माचिस से खेलना शुरू कर देंगे, माचिस से खेलना शुरू कर देंगे, अपने आप माचिस हो जाएगा 75 पैसे का। लेकिन मुद्रा का मूल्य गिरा है, इसी को हम कहते हैं स्फीति। जब मार्केट में पैसा, लोगों के पास पैसा अधिक हो जाता है तो मूल्य जब बढ़ता है तो उसी को हम कहते हैं स्फीतिकारी प्रभाव। नहीं समझ में आया? एक तरह से समझो कि इसमें एक कविता है कि
बढ़ा मूल्य स्फीति चढ़ाई, मुद्रा से भरा बाजार। मुद्रा से बाजार भर जाता है तो उस कंडीशन में कहते हैं स्फीति। लोगों को प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि उसके पास अधिक से अधिक पैसा आ रहा है, वस्तुओं का मूल्य भले बढ़ रहा है लेकिन पैसा अधिक आ रहा है। घटा मूल्य और स्फीति तब आई, मुद्रा का बड़ा आकार। जब मुद्रा कम रहेगी तब वस्तुएं सस्ती रहेंगी फिर भी हम खरीद नहीं पाएंगे, लेकिन मुद्रा का मूल्य वजनदार होता है। जैसे अभी तरह से डॉलर और रुपया को ले लो, $1 मार्केट में, भारत के मार्केट में लेके निकलो तो 80 रुपया मिल जाएगा, 80 रुपया का सामान मिल जाएगा। इसका मतलब कि डॉलर रुपया की अपेक्षा बहुत वजनी है। हाँ, वो बढ़ता रहता है, मानो 80 एक औसत मान लो, कभी घटता भी है कभी बढ़ता भी है। और वहीं पे भारत की मुद्रा नेपाल में लेके चले जाओ तो भारत की मुद्रा भारी हो जाएगी। 1 रुपया जब लेके जाओगे तो 160 रुपये का सामान मिल जाएगा नेपाल के रुपये से। बाजार में मूल्य गिर गया। चलिए अगला अभियान करता है बंगाल। बंगाल की भी समस्या थी ना। अगला है बंगाल अभियान। बंगाल अभियान, यहां से कई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकलेंगे इस अभियान से। इसके बलबन स्थापना कब? 1265 ईस्वी में। 1265 ईस्वी। 1275 ईस्वी में 1275 ईस्वी में इसका एक दास था, गुलाम, जिसका नाम था तुगरिल खान। बारह में कौन शासक बन रहा है? बलबन। 10 साल बाद 62 में इसका दामाद मरता था, 66 में साल भर कौन बैठेगा? यही तो है। एनसीईआरटी लिखा है तो लिख दी होगी, लेकिन 65 में ही इसका शासन हर किताबों में दिया जाता है, मानता है। आखिर वो ये क्या दे रही है कि नासिरुद्दीन महमूद साहब कब मर रहा है? नहीं तो ऐसे नहीं होगा। हर किताब में देखोगे तो 1265 ही मिलेगा। 1265 में इसके दामाद की मृत्यु होती है। अब बीच में कोई अन्य शासक नहीं आता है। अब एनसीईआरटी किस आधार पर, कम से कम उसको आधार देना चाहिए ना कि उसके बाद कौन शासक बना उसके मरने के। चलिए 10 साल बाद 1275 ईस्वी में तुगरिल खान, जो इसका दास था, तुगरिल खान दास था किसका? बलबन का। इसको बंगाल का इक्तादार बनाया। तुगरिल खान को बनाया गया बंगाल का इक्तादार। और ये विद्रोह कर दिया। तुगरिल खान विद्रोह कर दिया। विद्रोह किया और सुल्तान मुगीसुद्दीन का उपाधि धारण कर स्वतंत्र हो गया। सुल्तान मुगीसुद्दीन का उपाधि धारण किया और दिल्ली के नियंत्रण से स्वतंत्र हो गया। पहला क्वेश्चन यहीं पे बना है कि दिल्ली सल्तनत में वह कौन सा गुलाम था जो अपने स्वामी से ही विद्रोह करके स्वतंत्र हो गया था? ये पहला है तुगरिल खान, मुगीसुद्दीन नहीं, वही तुगरिल खान। उपाधि है इसका, मुगीसुद्दीन का उपाधि लेकर सुल्तान बनता है। तो इसको लिख लो कि दिल्ली सल्तनत के इतिहास में
यह पहली घटना थी जिसमें गुलाम अपने स्वामी से विद्रोह किया। देखो, गुलाम शासक बने हैं, लेकिन जब तक स्वामी उसका जिंदा था तब तक शासक विद्रोह नहीं किए। उनके मरने के बाद यह पहला अवसर है दिल्ली सल्तनत में कि अपने स्वामी से ही विद्रोह करके स्वतंत्र शासन की स्थापना कर लिया। कौन? तुगलक। इस विद्रोह को दबाने के लिए बलबन सबसे पहले अवध के इक़्तिदार अमीर खां को भेजा। इस विद्रोह को दबाने के लिए बलबन अवध के इक़्तिदार मुनीम खां किसको भेजता है? मुनीम खां को। मुनीम खां विद्रोह को दबाने में असफल हो गया। मुनीम खां इस विद्रोह को दबाने में असफल हो गया। और जब मुनीम खां असफल हो गया तो बलबन मुनीम खां का हत्या करवाया और उसकी लाश को अवध के किले पर टंगवा दिया। ये है रक्त एवं लौह की नीति। तुम विद्रोह के दमन के दौरान ही मर जाते तो तुम सम्मानीय थे, सम्मान मिलता है, लेकिन तुम कैसे चले आए बिना विद्रोह दबाए? तो इसलिए क्या किया, जैसे अपने आर्मी में क्या है, अगर जो युद्ध में सिपाही पीछे हट जाता है या भाग जाता है तो उसको खोज के उसका कोर्ट मार्शल किया जाता है। किया जाता है? हाँ, वहाँ भागते समय यदि कर्नल को देख गया कि हमारा सिपाही भाग रहा है डर से, तो वो तुरंत गोली मार देगा उसको। ऐसा इसलिए कि सेना में डिसिप्लिन बना रहे। अगर जो ऐसा ना किया जाए तो किसको, देखो, युद्ध की घटनाएं सुनने में अच्छी लगती हैं, लगता है, लेकिन उस व्यक्ति के अंतरात्मा से जाके पूछो जो युद्ध भूमि में खड़ा है, इधर से गोली निकल रही है, इधर से गोली निकल रही है, ऊपर हवाई जहाज लड़ा रही है, तोप के गोले अलग से छूट रहे हैं, ऐसी कंडीशन में किसको अच्छा लगेगा बताओ? हाँ, युद्ध समाप्त हो जाता तो वही सिपाही अपने जो गौरव गान करता है, लेकिन उस समय जाके पूछो क्या कंडीशन होती। ऐसे में पूरे सिपाही ही भाग जाएंगे। एक पिक्चर आई थी वो पानीपत, संजय दत्त वाली, हाँ सर, देख रहे हो ना? जब सिपाही भाग रहे हैं तो क्या कर रहा है, इन्हीं सबको मरवाना शुरू, तलवार से उन सबके साथ कटवाना शुरू कर देता है। तो सेना में डिसिप्लिन बना रहे, इसलिए इस तरह की नीतियों का अनुसरण किया जाता है। अब ये बताओ, अब बलबन इसके बाद किसी को भेजेगा विद्रोह को दबाने के लिए, तो वो इक़्तिदार क्या यही सोचेगा कि ऐसे ही मरना है, वैसे ही मरना है? इसलिए दबाने के क्रम में मृत्यु हो जाए तो कम से कम ऐसा तो नहीं होगा ना बेइज्जती के साथ। इसके शव को कहाँ कर अवध के किले पे टंगवा दिया। फिर इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा एक और इक़्तिदार को, बहादुर को भेजा गया। एक इक़्तिदार था इसका बहादुर, बहादुर को भेजा। संयोग से बहादुर भी असफल हो गया। बहादुर भी असफल हो गया तो इसको दरबार से निष्कासित करवा दिया। ये कहाँ का चैनल आई था? बहादुर केंद्र का, दरबार का एक इसका सेनापति था।
तो उसको भेजा, जब असफल हो गया तो इसको दरबार से निष्कासित कर दिया। क्यों इसको नहीं मारा गया? क्यों इसको नहीं मारा? देखो कि सम्माननीय व्यक्ति को मारने से अधिक बेइज्जती तब होती है जब उसके पद को छीन लिया जाए और उसको दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया जाए, तो वो बदतर मौत होती है। तो इसका ये निष्कर्ष निकलता है कि जो दरबारी थे, हाँ। वो इक़्तिदार या जो गवर्नर थे उनसे ज़्यादा पावरफुल थे। सही बात है। जैसे इक़्तिदारों का दमन करना चाहता था ना, चालीसा के सदस्यों को दमन करना चाहता था। जो मुनीम खां है वह चालीसा का मेंबर है, उसको बहाना चाहिए कि चालीसा वालों को हम कैसे मरवाएं। अंत में 80 साल की उम्र में जब ये भी असफल हो गया तो अंततः 80 वर्ष की उम्र में 1280 ईस्वी में बलबन की उम्र कितनी है? 80 वर्ष। और किस समय? 1280 ईस्वी में बलबन स्वयं विद्रोह को दबाने के लिए निकल दिए। बलबन अपने छोटे पुत्र बुगरा खां के साथ बंगाल अभियान किया। 80 साल की उम्र में इस समय खांसी की दवाई लोग जो है खा रहे हैं। 80 साल की उम्र में दिल्ली से बंगाल जा रहा है, वो भी किससे? मर्सिडीज से नहीं, घोड़े से। जज्बा था, जज्बा था, घोड़ा बहुत टाइट था। हाँ, वहां पहुंचा। इस विद्रोह को दबाने में उसको 3 वर्ष लग गए। तुगरेल खां के विद्रोह को दबाने में बलबन को लग गया 3 वर्ष। आज 3 वर्ष वो दिल्ली से बाहर रहा। खौफ देखो, 3 वर्ष दिल्ली से बाहर रहा लेकिन दिल्ली में विद्रोह नहीं हुआ। ये क्वेश्चन पूछा है कि जब बलबन बंगाल अभियान के लिए गया था तो दिल्ली का प्रशासक किसको नियुक्त किया? इसके एक मित्र थे फखरुद्दीन। इस बीच में जब वो बंगाल में था तो अपने मित्र फखरुद्दीन को दिल्ली का प्रशासक नियुक्त किया। अपने मित्र फखरुद्दीन को दिल्ली का प्रशासक नियुक्त किया। और जब बंगाल अभियान से दिल्ली आया तो अपना पोशाक भेंट किया। जो पोशाक पहन के वहां से आया था वह पोशाक किसको दे दिया? अपने मित्र फखरुद्दीन को, और उसको भाई कहकर संबोधित किया। भाई कहकर संबोधित किया। विद्रोह का दमन कर दिया। हाँ? यही तो बात है। नेशनल मूवमेंट जब हम लोग मॉडर्न में पढ़ेंगे ना, तो नेशनल मूवमेंट की शुरुआत भी बंगाल से ही होगी। देखो, कोई भी क्षेत्र जहाँ आर्थिक रूप से हो बहुत आगे होगा तो वह किसी की सत्ता को बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरे उत्तर भारत की नदियाँ, इवन कुछ दक्षिण भारत की नदियाँ, ये सब के सब चली जाती हैं कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। अब वो के कहाँ से जाती हैं? बंगाल से। तो बंगाल की भूमि इतनी उपजाऊ है, और उस समय फैक्ट्री वाली व्यवस्था तो थी नहीं। जहाँ की भूमि उपजाऊ, उत्पादन अधिक,
जब उत्पन्न सरप्लस उत्पादन होगा तो उसके बाद से व्यापार शुरू होगा अनाजों का, उससे मुद्रा आएगी नहीं, मुद्रा आएगी, और क्या होगा कि उसकी सेना मजबूत हो जाएगी। आज इकॉनमी स्ट्रांग है अमेरिका का, यही तो कारण है कि दुनिया का दरोगा बन के बैठा है। यदि इकॉनमी उसकी स्ट्रांग नहीं होती तो सेना पे अधिक से अधिक इन्वेस्ट नहीं करता, सेना पे इन्वेस्ट नहीं करता तो उसकी भी सेना बांग्लादेश टाइप की होती है कि नहीं। अब भारत की जो इकॉनमी इस समय ठीक ठाक कंडीशन में आई है, अच्छी कंडीशन में, तो हम भी सेना पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो देखो हमारी सेना पहले की अपेक्षा कितनी मजबूत हुई, हम परमाणु संपन्न देश बन चुके हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है आज के युग के लिए, क्योंकि परमाणु बम युद्ध लड़ने के लिए नहीं है, युद्ध को रोकने के लिए है। परमाणु बम जिसके पास है, जिस देश के पास, उस देश के पास अन्य देश आक्रमण करने के लिए 100 बार सोचेंगे। उस समय कैसे बना सकते हो, इकॉनमी को तो देखो अपने। 32 वर्ष आपके जीवन प्रत्याशा थी उस समय, 32 साल में लोग निपट जाते थे। ऐसा मतलब नहीं पूरे देश के लोग ही 32 साल में निपट। इस समय जीवन प्रत्याशा आपकी 71 वर्ष है, 70+। इसका मतलब 32 से 71 कितना हुआ, लगभग जो है 32 से 71 के बीच में कितना हुआ, 37-38 साल, लगभग 40 वर्ष, 38, वही 39-40 वर्ष। ये किसके भरोसे हम जी रहे हैं, विज्ञान के भरोसे। विज्ञान की देन है कि हम 40 साल अधिक जी रहे हैं, नहीं तो जब भारत आजाद हुआ तो मात्र 32 साल जीवन प्रत्याशा। हो सकता है उसमें कुछ 100 साल भी जीते हो, नहीं ये भी तो हो सकता था कि 10 साल से नीचे अधिक लोग मर जाते थे। वही ट्रेंड चला था अपने बाबा के जमाने का कि 10 को पैदा करेंगे, हो सकता है 1 बचे। हम लोग पिताजी वाला ट्रेंड आया तो ये कहा कि नहीं उसी पद्धति पे चलते हैं, उसी पद्धति पे चले तो विज्ञान का वरदान मिल गया। 10 पैदा किए, उसमें से 10 जी गए। अब 10 जी गए, अब देखो अगर जो कंट्रोल इस समय मान लो कि शिक्षा का विकास हुआ, विशेषकर सबसे बड़ी बात महिलाएं शिक्षित हुई, महिलाओं के शिक्षित होने से जो है बहुत कुछ बदल जाता है। वह चीज़ों को समझी, मनोरंजन के टीवी, मोबाइल, ये सब चीज़ें आ गई, जनसंख्या लगभग 2 पे आ गई। उसके बावजूद भी कंट्रोल के बाद हम दुनिया के नंबर 1 जनसंख्या वाले देशों में गए। जबकि ये पीसीएस का प्रश्न है कि पूरी दुनिया में सबसे पहले पॉपुलेशन पॉलिसी लाने वाला निम्न में से कौन सा देश है? भारत है। भारत है। 1951 में पॉपुलेशन पॉलिसी लाती है, लेकिन पॉलिसी क्या रहा है, हम तो हमारे तो। उसके बाद चाइना लाया, हम तो हमारे ही। और चाइना की कंडीशन क्या है कि नंबर 1 जनसंख्या वाला देश अब नंबर 2 पे आ गया। 2.4% दुनिया का भूमिखंड हम रखते हैं, उसमें नंबर 1 की आबादी वाले हो गए। और चाइना दूसरे पे भी आया तो उसका भूमिखंड भी तो उसके पास अधिक है। हाँ है। तो हमें लगता है कि आगे चल के भारत को भी हम दो हमारे एक पे आना पड़ेगा। आज जिस दिन हम दो हमारे एक आता जनसंख्या कंट्रोल हो गई, जानते हो कितनी समस्याएं दूर हो जाएंगी, जितनी सोशल समस्याएं हैं, जितने सोशल प्रॉब्लम्स हैं, सब सॉल्व अपने आप हो जाएंगे। आइसलैंड, ग्रीनलैंड, नीदरलैंड, इन सब देशों में क्या है, तू मैं झगड़ा भी नहीं, सब लोग अपने अनुसार जीवन जी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों कि वहाँ का रिसोर्सेस पॉपुलेशन से अधिक है। रिसोर्सेस और पॉपुलेशन में अपना एक संबंध होता है। अगर जो पॉपुलेशन बढ़ेगा तो रिसोर्सेस घटेंगे, और जब घटेंगे तो भूखमरी, ठीक नहीं, बेरोजगारी, फिर भूखमरी।
महामारी। और जब इस कंडीशन में आदमी आएगा तो फिर हथियार भी उठा लेगा, नक्सलवाद, माओवाद, आतंकवाद। महिलाएं वेश्यावृत्ति की तरफ बढ़ जाएंगी। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हमारे यहाँ जन्म दर और मृत्यु दर, जन्म दर भी बढ़ेगा क्योंकि मनोरंजन का अन्य साधन नहीं है। तो जन्म दर तो बढ़ा, लेकिन महामारियां मृत्यु दर को बढ़ा देंगी। झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, गंदी बस्ती में, वहां पे महामारियां आनी ही आनी। ये सब समस्या, ये आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां हैं देश के लिए। आज जो देश आंतरिक रूप से मजबूत रहेगा, उसके नागरिक सुरक्षित रहेंगे, इन सब समस्याओं से ग्रसित नहीं रहेंगे, तो वह देश कभी भी विश्व पटल पे आगे रहेगा। जो भी विकसित देशों को आप लोग देख रहे हैं ना, वो सारे विकसित देश रिसोर्सेज वहाँ पे अधिक हैं और पॉपुलेशन उसके सापेक्ष कम है। कभी उस सूचकांक उठा के देखो, हैप्पीनेस का सूचकांक, विकास का सूचकांक, शिक्षा का सूचकांक, हर जगह छाए हुए हैं कौन, वो बर्फीले देश। स्विट्जरलैंड है, नीदरलैंड है, आयरलैंड है, ग्रीनलैंड है। उसके बाद से बड़े देशों में अमेरिका, रसिया सब शामिल होते हैं। भारत ही एक ऐसा देश है, वास्तव में मानना पड़ेगा, भारत की संस्कृति और भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था जो इतनी चीज़ों को लेकर भी चल रही है। देख रहे हो बगल में देश टूट रहे हैं, बांग्लादेश में क्या है, यही तो है, रिसोर्सेज कम, और उसको भी साल में 3 साल बाढ़ के पानी से खत्म हो जाता है। जनसंख्या अधिक, गरीबी जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा कारण है। जब तुम गरीब हो तो पढ़ोगे नहीं, अब पढ़ोगे नहीं तो ये नहीं एनालिसिस कर पाओगे कि जो हम पैदा कर रहे हैं वो खाएगा, उसका विकास कैसे होगा। इस सिद्धांत पे चलोगे कि अगर जो मुख्य चीजें हैं भगवान तो आहार देंगे, नहीं गाँव में लोग कहते हैं। अशिक्षित महिलाओं के साथ यही तो है, पुरुष भी अशिक्षित, महिला भी अशिक्षित, उनको संसाधन जनसंख्या का अनुपात पता ही नहीं है। वो तो भगवान भरोसे हैं, जब भगवान पैदा किए तो भोजन की व्यवस्था वही करेंगे, खाद व्यवस्था करेंगे, कर तो रहे हैं व्यवस्था भगवान भोजन का। जो झोपड़पट्टी में नाले पे जाके देखो ना, पैदा हुए हैं, पैदा होते माँ होकर चलना शुरू कर दे रहे हैं, नाक में से पोटा पा रहा है, क्या है, यही सब तो है। विदेशी आते से इन सबका फोटो खींच के लेके जाते हैं, इन सबको बढ़िया दवाई किया सर्किटवा, मुन्ना भाई MBBS में देखे हो ना। हाँ, चलिए 3 वर्ष के पश्चात जब पहुंचा तो फखरुद्दीन को सम्मानित किया, भाई का संबोधित किया और यहाँ का इक़्तिदार बनाया किसको, अपने बेटे बुगरा खान। बुगरा खान को बंगाल का इक़्तिदार बनाया। तो भाई है सर? नहीं, इसका बेटा है, छोटा वाला बेटा है। बड़े वाला बेटा मोहम्मद था जो मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया। बुगरा खां को वहां का इक़्तिदार बनाया और बुगरा खां को सीख दिया, सिखाया कि क्या होगा। भारतीय इतिहास में सबसे क्रूर दमन इसी को माना जाता है। तुगरिल खां के जितने समर्थक थे सबको पकड़वाया। अब पकड़वाने के बाद रोड के दोनों साइड में मीलों लंबा खूंटा गड़वाया लोहे का। अब उसी पे इन लोगों को बैठाया, खूंटे पे नुकीला खूंटा वो गड़वाया लोहे का, उसी को बैठाया और जल्लादों को बुला के जो है सर पे हथौड़ा से ठुकवाया। अब समझ लो कि क्या होगा। रोड के दोनों साइड में मीलों लंबा, अब उसी बीच से बुगरा खां से कहा कि आओ मेरे साथ। इतिहासकार उस समय लिखते हैं कि बुगरा खां लास्ट तक जाते तो मूर्छा आ गई थी। और तब कहा, जब ये यहाँ से इस छोर से उस छोर लेके चला गया, तब लास्ट में बुगरा खां से कहा कि बेटा दिल्ली के प्रति ईमानदार रहना,
क्योंकि दिल्ली का सुल्तान अपने घोड़े का लगाम हिला के भी लखनऊती को जीत लेगा। तुम हंस देख रहे हो। कंडीशन ये होगा कि दिल्ली, बुगरा का जीवन वह दिल्ली गया ही नहीं। उसको इसके मरने के बाद बुलाया जा रहा था, या शासक बने, कहा ना दिल्ली नहीं है। सब भारतीय इतिहास का सबसे क्रूर विद्रोह का दमन करने वाला बलबन था। ये क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन बस इतना सबसे क्रूर दमन ये हुआ था, ये कहानी है, ऐसा किया था। अब बताओ क्या गुजरी होगी। नुकीले खूंटे पे बैठा के या ऊपर सर पे, एक तो नुकीले खूंटे पे बैठ गए तभी से दिक्कत। तो उसके बाद पीछे जलाद हथौड़ा ला के मार रहा है सर पे। कहाँ जाएगा? अब तुम जान नहीं सकते हो कहाँ जाएगा वो। चलिए 75 में वहां विद्रोह हुआ, 80 अर्थात 83 में इसका दमन कर दिया। उगरा खां को वहां का इक़्तिदार बना दिया। चलिए अगली समस्या इसकी क्या है, ये स्टेटमेंट लिख लो। ये स्टेटमेंट एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर पूछा था कि जब ये किसका स्टेटमेंट है। बलबन बुगरा खां को समझाया, बलबन बुगरा खां से कहा कि दिल्ली के प्रति तुमको इक़्तिदार तो बना रहे हैं, लेकिन दिल्ली के प्रति वफादार रहना। नहीं तो दिल्ली का सुल्तान अपने घोड़े का लगाम हिलाकर